गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में सेकंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन सब्जेक्ट का जो विगत वर्ष में क्वेश्चन पेपर आई हुई है उनकी वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूं। दोस्तों, मिश्रा सर माइनिंग क्लास वीडियो चैनल को आप लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए दोस्तों, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए दोस्तों। और आप डीजीएमएस के 12 से 16 दिसंबर के बीच में जो एग्जाम होने वाली है उसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकें और एग्जाम को पास करके सर्टिफिकेट गेन कर सकें, या एमटी गेट और ओवरमैन माइनिंग सरदार के जो एग्जाम होते हैं उनके एग्जाम को पास करके आप अपने नौकरी को, अपने जॉब को कंफर्म कर सकें दोस्तों। चलिए दोस्तों, जो पिछले साल आई हुई प्रश्न थी उसको हम लोग पढ़ते हुए समझते हैं, आंसर देते हैं और अपना वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, आपके सामने ये दिख रही है स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 तक की वीडियो को मैं पिछले वीडियो में अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्या कहता है। मेजर इफेक्ट ऑफ डस्ट ऑन हेल्थ ऑफ पर्सन। लोगों के हेल्थ पर डस्ट का मेजर इफेक्ट कहां पर पड़ता है दोस्तों, बड़ी इफेक्ट कहां पर पड़ता है। ऑप्शन ए स्किन रिलेटेड डिसीज, ऑप्शन बी ब्रीदिंग रिलेटेड डिसीज, ऑप्शन सी आई रिलेटेड डिसीज, ऑप्शन डी लिवर रिलेटेड डिसीज, ऑप्शन ई ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों, डस्ट के कारण से जो शरीर का भाग जो इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, वो कौन सी है दोस्तों, ब्रीदिंग रिलेटेड डिसीज, यानी कि आंसर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आपकी डस्ट के कारण से जो होने वाली समस्या है उसकी वीडियो को मैं अपलोड कर चुका हूं। उसके सिम्टम कैसे दिखाई देते हैं उसकी वीडियो को पिछले क्लास की वीडियो में अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। उसको देखिए, समझिए और उससे संबंधित इंस्टीट्यूट को ध्यान में रखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को, टू प्रिवेंट रिसर्कुलेशन ऑफ एयर द क्वांटिटी ऑफ एयर टेकन बाय एन ऑक्सिलरी फैन सेल नॉट एक्सीड। एयर के रिसर्कुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए हवा की क्वांटिटी कितनी ली जाती है ऑक्सिलरी फैन द्वारा, वो कितने से अधिक नहीं ली जानी चाहिए दोस्तों। ये नंबर 35% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ एयर पासिंग थ्रू द फैन। जो फैन द्वारा जो पास की जानी चाहिए और हवा 35% होनी चाहिए, फिर 30% दिया हुआ है, 50% दिया है, 60% दिया है, 45% दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर जो रिसर्कुलेशन ऑफ एयर है उसकी एक शॉर्ट वीडियो 6 मिनट समथिंग सेकेंड की वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुका हूं दोस्तों, पुश पुल कंट्रोल्ड रिसर्कुलेशन वेंटिलेशन सिस्टम के नाम से, जो कि लॉन्ग हेडिंग में जब वेंटिलेशन की जाती है, लंबी गैलरी में जब वेंटिलेशन की जाती है तो वहां पर जो है उसको अडॉप्ट करते हैं दोस्तों। तो उसमें जो है 50% से अधिक नहीं ले जाती है ऑक्सिलरी फैन द्वारा दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं, समझा चुका हूं अच्छे से। फिर भी मैं कट पेस्ट करके यहां पर रख दिया हूं दोस्तों कि ये देखिए, यहां पर कर्सर आपके सामने दिखाई दे रही है कि वेंटिलेशन ऑफ लॉन्ग हेडिंग पुश पुल कंट्रोल रिसर्कुलेशन सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन, जो माइनिंग सप्लीमेंट 4 पेज 24 में दिया हुआ है दोस्तों, और साथ ही MS थर्ड का जो पेज 73 है उसमें दिया हुआ है दोस्तों। लेकिन ये मेरी नोट्स में मैं उसको कन्वर्ट करके लिखा हूं दोस्तों। देखिए क्या कहते हैं, पिलर के कॉर्नर से 9 मीटर अप स्ट्रीम में फोर्सिंग टाइप ऑक्सिलरी फैन एस्टेब्लिश करेंगे दोस्तों। तो ये ऑक्सिलरी फैन जो एस्टेब्लिश करेंगे वो 9 मीटर अप स्ट्रीम में किया जाएगा दोस्तों। और उसके साथ ही ये कहता है, दूसरी लाइन इसकी फिगर को देखिए, यहाँ पर एक क्यू क्वांटिटी एयर क्वांटिटी फ्लोइंग इन मेन एयर गैलरी और Q/2 कैपेसिटी ऑफ फोर्सिंग फैन, फोर्सिंग ऑक्सिलरी फैन यहाँ पर एस्टेब्लिश की हुई है। तो ये क्यू क्वांटिटी की हवा मेन गैलरी में फ्लो हो रही है, इसमें से हाफ क्वांटिटी ये फोर्सिंग फैन द्वारा, हाफ कैपेसिटी ये की फैन है जिसके कारण से हाफ हवा इसके द्वारा ली जा रही है, जो कॉर्नर से 9 मीटर अब स्टम्प में बैठाई गई है दोस्तों। और ये जो इसकी डक्टिंग पाइप है 0.6
0.6 मीटर डायमीटर की है, जो फेस से 7 मीटर के डिस्टेंस तक अप टू डेट करके हर समय रखी जाती है दोस्तों। ये सर्कल जैसा जो दिखाई दे रहा है वो मीथेन अलार्म है दोस्तों, ऑटोमेटिक मीथेन डिटेक्टर है जो गैस की परसेंटेज को इंडिकेट करती है दोस्तों। ये जो हवा इसमें मेन गैलरी में प्रवेश कर रही है, इसमें 0.5% से अधिक नहीं होने देते हैं दोस्तों। जब ये फेस के पास पहुंचती है तो 0.5% रहती है, लेकिन जब यहाँ पर हम लोग फेस को एक जो फेस से हवा खींचने के लिए एक एग्जॉस्टिंग ऑक्सिलरी फैन लगाते हैं जो क्यू कैपेसिटी की रहती है, ये से जब बाहर हवा फेंकाती है तो फेंकाने के पहले एक डस्ट फिल्टर लगी होती है जो डस्ट को फिल्ट्रेट करती है और शुद्ध हवा को ये पीछे से फोर्स करती है, जिसकी क्वांटिटी Q/2 होती है। रिसर्कुलेटिंग एयर जो है Q/2 क्वांटिटी होती है, जो कि रोड हेडर ए है दोस्तों। रोड हेडर के ऑपरेटर के पीछे ये जब फोर्स करती है, सामने में धूल जो कटिंग से निकलती है उसके कारण से विजिबिलिटी की जो समस्या होती है वो दूर हो जाती है, क्योंकि पीछे से हवा फोर्स कर रही है। अब यहाँ पर ये Q/2 क्वांटिटी की हवा यहाँ से इंसर्ट करती है, साथ ही यहाँ इस पाइप द्वारा, फोर्सिंग पाइप द्वारा जो है Q/2 क्वांटिटी की हवा फोर्स की जाती है। तो रिसर्कुलेटेड Q/2 और जो फोर्सिंग द्वारा जो Q/2 आ रही है वो दोनों ऐड होकर के Q क्वांटिटी की हवा इस Q कैपेसिटी वाले फैन से एग्जॉस्ट होती है दोस्तों। जब ये बाहर की ओर निकलती है तो यहाँ से आधी हवा जो है इधर आती है और आधी हवा रिसर्कुलेट होती है डस्ट फिल्टर से। तो ये आधी हवा यहाँ आ रही है और ये जो गैलरी है, हेडिंग के बाद जो हवा निकलती है वो Q/2 क्वांटिटी की होती है। एक Q/2 क्वांटिटी और एक Q/2 क्वांटिटी मिलकर के Q क्वांटिटी की हवा बन जाती है। इस तरह से फेस के पास जो है डस्ट की प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। लेकिन दोस्तों एक गैस की प्रॉब्लम है जो 0.5% से एंटर कर रही है, और ये कहा गया है कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के रेगुलेशन 153 के तहत कि फेस पर या जनरल बॉडी ऑफ एयर में कहीं पर भी जनरल बॉडी ऑफ एयर में 1.25% से अधिक गैस नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर 1.25% से अधिक गैस नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखा जाता है कि ये हवा बार बार रिसर्कुलेट की जाती है, 0.5% ऐड होती जाती है। 0.5% ऐड होने के चलते दोस्तों आप देखिएगा कि ये जो सीरीज बनती है, एक 1/2 प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये जो बनती जाती है सीरीज जो कि अरिथमेटिक सीरीज कहलाती है, जिसकी फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कि S बराबर A बटे में 1 माइनस R। A मतलब कि फर्स्ट स्टेप, R मतलब कि उसकी कॉमन डिफरेंस। अब उस फॉर्मूले में आप पुटअप कीजिएगा 1/2 बटे में 1/2 करिएगा तो 1% ही आएगी दोस्तों। अर्थात फेस के पास दोस्तों कभी भी 1% से अधिक गैस नहीं होती है इस पुश पुल कंट्रोल्ड रिसर्कुलेशन वेंटिलेशन सिस्टम के तहत, जिसके चलते फेस पर जो अपनी गैस की समस्या है वो भी परमिसिबल लिमिट के अंदर रहती है, वो सॉल्व हो जाती है। साथ ही डस्ट के कारण से विजिबिलिटी प्रॉब्लम है वो भी समाप्त हो जाती है, और एक्सप्लोजन या फायर होने की चांसेस गैस में नहीं बनती है या डस्ट में नहीं बनती है दोस्तों। तो ये रही पुश पुल कंट्रोल्ड रिसर्कुलेशन वेंटिलेशन सिस्टम, जिसको मैंने समझाया आपको। इसके पहले भी एक शॉर्ट वीडियो में मैंने समझाया है। तो यहाँ पर 50%, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। आंसर सी को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़िए दोस्तों। तो ये रही मेरी कट पेस्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों क्या कहता है, द परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इन द जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर। रिटर्न एयर के जनरल बॉडी ऑफ एयर में इनफ्लेमेबल गैस की परसेंटेज कितनी होती है दोस्तों। मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूं दोस्तों, स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन। स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन आप जैसे ही लिखिएगा दोस्तों तो जो मिश्रा सर माइनिंग चैनल है उसमें आपको वो वीडियो दिखे, बहुत लोग उसको देखे दोस्तों, उसकी व्यूअर्स 1000 से ऊपर हो गए दोस्तों। आप यहाँ पर देखिएगा तो मैं एक कट पेस्ट करके भी रखा हूं उस वीडियो को जो कि अपलोड किया था। इस वीडियो को जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो वो वीडियो जो है चलने लगेगी दोस्तों। तो यहाँ पर मिश्रा सर माइनिंग क्लास वीडियो का जो लिंक है रेगुलेशन 153 का, उसको देखिए, और स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन में हवा की क्वालिटी, हवा की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, एडिक्वेट वेंटिलेशन जिसको कहते हैं, वो फुलफिल होती है दोस्तों। तो आप उसको वीडियो को देखे होंगे तो तुरंत आप आंसर इसमें दे सकते हैं कि जनरल बॉडी ऑफ एयर के
में रिटर्न ईयर के जनरल बॉडी ऑफ एयर में 0.75% से अधिक गैस नहीं होनी चाहिए। आंसर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच इज नॉट ए शॉर्ट होल पैटर्न। शॉर्ट होल पैटर्न इसमें से कौन सा नहीं है दोस्तों। इस क्वेश्चन को भी मैं अपलोड कर चुका हूं, जो कि ड्रिलिंग पैटर्न के नाम से अपलोडेड है दोस्तों। ड्रिलिंग पैटर्न आप जैसे ही टाइप कीजिएगा, वेज कट पैटर्न जैसे ही टाइप कीजिएगा, तो वो जो 6 मिनट समथिंग सेकंड की वीडियो है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं। उस वीडियो में मैं कट पेस्ट करके बोर्ड पर समझाया हूं दोस्तों। तो ये कौन सी होल इसमें जो शॉर्ट होल है वो नहीं है, शॉर्ट होल पैटर्न नहीं है। ए नंबर वेज कट, बी नंबर बर्न कट, सी नंबर डंप कट, डी नंबर फैन कट, ई नंबर ड्रैग कट। तो यहाँ पर सी नंबर इज द राइट आंसर दोस्तों, डंप कट, जो कि ईएमटी वॉल्यूम चैप्टर 8 ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का चैप्टर है, जिसमें पेज 236 पर इसकी मेंशन की गई है दोस्तों। अब यहाँ पर आते हैं, ये ड्रिलिंग पैटर्न आपके सामने, टोटल ड्रिलिंग पैटर्न को मैं कट करके रखा हूं दोस्तों, इसको एक बार पढ़ लीजिए। देखिए, एक नंबर में पिरामिड कट है, जिसको कोन कट भी कहते हैं। दूसरे नंबर में देखिए वेज कट है, जिसको मैं वीडियो 6 मिनट की वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, पूरी तरह से समझा चुका हूं दोस्तों। ड्रैग कट है तीसरे नंबर में, फैन कट है, बर्न कट है, कोरनमेंट कट है और रिंग ड्रिलिंग है दोस्तों। तो ये जो कोयले की सॉलिड ब्लास्टिंग में हम लोग जो अपनाते हैं दोस्तों, ये वेज कट है जो डबल टिक द्वारा लगाई गई है, और यहाँ पर फैन कट है जो कि आखिरी स्टेप में है दोस्तों। इसको आप पढ़िए और समझिए दोस्तों। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में डीजी देशमुख साहब लिखे हुए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये रही क्वेश्चन 7 दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्वे इंस्ट्रूमेंट। इसमें से कौन सी इक्विपमेंट सर्वे इंस्ट्रूमेंट नहीं होती है दोस्तों। तो यहाँ पर ए नंबर में दिया हुआ है टोटल स्टेशन, बी नंबर में थियोडोलाइट, सी नंबर में नॉट लेस देन 2.2 मीटर एंड नॉट मोर देन 7.5 मीटर, डी नंबर रेडार दिया है, 3D स्कैनर दिया हुआ है दोस्तों। तो ये देखिएगा, मैं टोटल जो सर्वे इक्विपमेंट्स होती हैं उसको मैं टाइप करके आपके सामने रख दिया हूं, जिसको आप देखिएगा। तो ये एक नंबर में थियोडोलाइट, 2 नंबर में टोटल स्टेशन, डंपी लेवल, इंजीनियरिंग चेन्स, जियोडोमीटर, ग्राफोमीटर, ग्रोमा, लेजर स्कैनिंग, लेवल स्टाफ, मेजरिंग टेप, प्लेन टेबल, पोल सर्वेइंग, प्रिज्म, प्रिज्मेटिक कंपास, जिसको एंगल मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, रेंजिंग रॉड, जो हम लोग पोल जैसा, पाइप जैसा पोल रहता है जिसको हम लोग साइड करके देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो ये हो गई रेंजिंग रॉड, सर्वेयर चेन होती है, सर्वेयर कंपास होती है, टेक्योमीटर होती है जो सर्वेइंग करने में काम आती है, टेप होती है सर्वेइंग की, ट्राइपॉड होती है। तो इसकी यूजेज जो है दोस्तों, जो सर्वे की क्लास होगी उसमें मैं अपलोड करूंगा, और उसके सर्वेइंग की जो सब्जेक्ट होगी उसकी क्लासेस में मैं वीडियो अपलोड करते जाऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रेडार और 3D स्कैनर्स भी जो है सर्वेइंग के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। यहाँ पर सी नंबर इज द राइट आंसर दोस्तों, जो कि 2.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और 7.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों, देखिए कंटिन्यूअस सीम्स आर सीम्स, मतलब कंटिन्यूअस सीम किसे कहते हैं, इस वीडियो को भी मैं अपलोड कर चुका हूं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 9 मीटर के अंदर के जो 2 सीम होते हैं, ऐसा सीम, कोयला सीम जो 9 मीटर के अंदर स्थित है, ऐसा 2 सीम जो कोयला 9 मीटर के अंदर स्थित है, उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस सीम दोस्तों। जिसके संबंध में कोल माइंस रेगुलेशन जो 2017 का रेगुलेशन 18 है, 118 है, उसमें मेंशन किया गया है दोस्तों, मल्टी सेक्शन एंड कंटिन्यूअस वर्किंग। तो इसमें कहता है दोस्तों कि जब भी आप मल्टी सेक्शन या कंटिन्यूअस वर्किंग में काम करना चाहते हैं, तो बिना चीफ इंस्पेक्टर की अनुमति से आप उसमें काम नहीं करेंगे, या कोई भी ऐसा लोअर सिम में आप काम नहीं करेंगे। पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, कहता है कि कोई भी ऐसा लोअर सिम में काम नहीं करेंगे जो जिसके कारण से अपर सिम के फॉल होने की संभावना है। तो दूसरे नंबर में कहता है दोस्तों कि नो कंटिन्यूअस वर्किंग आइदर इन द सेम सिम और इन द डिफरेंट सिम टू बी डन विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द सीआईएम। सीआईएम के प्रायर परमिशन के बिना आप कोई भी अपर सिम में काम, ऐसा में कंटिन्यूअस वर्किंग में काम नहीं करेंगे दोस्तों। और तीसरे नंबर में कहता है दोस्तों कि अगर एप्लीकेशन फॉर एबव शैल बी अकम्पेंड बाय, अगर कंटिन्यूअस वर्किंग में आपको काम करने या मल्टी सेक्शन में काम करनी है, तो उसके लिए जो आप अनुमति लेने के लिए जो एप्लीकेशन देते हैं, उसके साथ आप संलग्न करेंगे, अकम्पेंड करेंगे, संलग्न करेंगे 2 कॉपीज ऑफ प्लान की 2 कॉपी संलग्न करेंगे। उसमें क्या दिखाना है दोस्तों, शोइंग, क्या दिखाएंगे,
प्रोपोज लेआउट ऑफ वर्किंग, वर्किंग का लेआउट दिखाइएगा, सीम्स या फिर सीम का सेक्शन दिखाइएगा, सीम या सेक्शन के जैसे बोर होल रहती है, बोर होल के अंदर जो है कहां पर पत्थर है, कहां पर कोयला है, कितना मीटर कोयला है, कितना मीटर क्या है, वो सब सेक्शन के तहत उसमें दिखाना है दोस्तों। सरफेस से गहराई दिखानी है दोस्तों, रेट डीप का रेट और डायरेक्शन दिखाना है दोस्तों, और पिलर और जो पिलर का डायमेंशन दिखाना है, पिलर और गैलरी का डायमेंशन दिखाना है कि किस साइज की होगी दोस्तों। तो ये रही रेगुलेशन 118 का 1, 2, 3। अब देखिए 4 नंबर में क्या कहता है। 4 नंबर में कहता है कि पिलर्स एंड गैलरी शैल बी वर्टिकली सुपरइम्पोज्ड इफ हाउएवर द इंक्लिनेशन इज मोर देन 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, सच सुपरइन्यूएशन इज नॉट नेसेसरी। पिलर और गैलरी जब आप एक के ऊपर दूसरी गैलरी चलाते हैं सेक्शन में या फिर जो है सेक्शन में या फिर जो है कंटिन्यूअस सीम में, तो वो वर्टिकली सुपरइम्पोज्ड होनी चाहिए दोस्तों, यानी कि एक दूसरे के ठीक ऊपर होने चाहिए, वन अबव द अदर होनी चाहिए दोस्तों। लेकिन अगर 30 डिग्री से इंक्लिनेशन अधिक है कुल सीम का तो उसके लिए वो हवा सेक्शन नहीं है दोस्तों। अब 5वें नंबर में कहता है कि पार्टिंग बिटवीन एनी सीम्स ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट बी लेस देन 3 मीटर। पार्टिंग का कहीं पर भी 3 मीटर से थिकनेस कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। लेकिन इसमें कहता है हाउएवर सीआईएम में परमिट ग्रेटर और स्मॉलर थिकनेस ऑफ पार्टिंग, लेकिन सीआईएम चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस उससे बढ़ाने की इसे स्मॉलर करने का परमिट दे सकते हैं दोस्तों। तो ये तो रहा क्या चीज, मल्टी सेक्शन एंड कंटिन्यूअस वर्किंग रेगुलेशन 118, जिसके तहत डीजीएमएस ने सर्कुलर निकाला है कि अगर आपको डेवलपमेंट करनी है तो इसमें देखिए क्या कहता है, डिप्लेयरिंग करना है तो क्या कहता है, इन कंटिन्यूअस वर्किंग डेवलपमेंट में बी डन इन एनी ऑर्डर बट वर्टिकली हैज टू बी मेंटेन। यानी कि डेवलपमेंट आप किसी में पहले नीचे वाले सेक्शन को या सीम को डेवलपमेंट कर सकते हैं, फिर बाद वाले में ऊपर वाले सेक्शन को कर सकते हैं, या अल्टरनेट चेंज भी कर सकते हैं, ऊपर वाले को पहले करके नीचे वाले को कर सकते हैं। लेकिन पिलर के ऊपर पिलर और गैलरी के ऊपर गैलरी आपको मेंटेन करनी है दोस्तों, अगर कंटिन्यूअस सीम में वर्किंग कर रहे हैं या मल्टी सेक्शन में वर्किंग कर रहे हैं दोस्तों। तो दूसरे नंबर में कहता है एट द टाइम ऑफ डिप्लेयरिंग इफ पार्टिंग इज 3 मीटर द डिप्लेयरिंग फेसेस विल बी वन ओवर द अदर। अगर डिप्लेयरिंग कर रहे हैं दोस्तों तो उस समय अगर पार्टिंग 3 मीटर है तो डिप्लेयरिंग की फेसेस जो होती है वो एक दूसरे के ठीक ऊपर होनी ही चाहिए दोस्तों। फेस में जो ब्लास्टिंग करते हैं, फेस में जो ड्रिलिंग करते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही होनी चाहिए दोस्तों। एक सेक्शन नीचे की ओर चल रही है, दूसरी सेक्शन ऊपर की ओर चल रही है, तो उसमें फेसेस जो है ऊपर एक दूसरे के ऊपर ही होंगे। बी नंबर कहता है कि इफ द पार्टिंग इज मोर देन 3 मीटर, यदि पार्टिंग 3 मीटर से अधिक है तो अपर सीम विल बी डिप्लेयर्ड विथ 1 पिलर इन एडवांस। तो अपर पिलर जो होगी एक पिलर एडवांस करके रखी जाएगी, सो दैट द अपर फेस डज नॉट कम विद इन द एंगल ऑफ ड्रॉ द लोअर सीम ऑफ वर्किंग। लोअर सीम के वर्किंग के एंगल ऑफ ड्रॉ के अंदर ऊपर वाली फेस नहीं आए, ताकि हम नहीं आए, इसलिए हम लोग क्या अपर सीम को एक पिलर एडवांस करके चलाते हैं दोस्तों। बी नंबर को मैं बोर्ड में समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। फिर अगेन कहता है कि डिप्लेयरिंग इन द अपर सीम शैल नॉट बी मोर देन 1 पिलर इन एडवांस, अदरवाइज द अपर गोफ विल डायनेमिक एंड पार्टिंग will be damaged in such circumstances lower sim cannot be worked। तो उस सेक्शन ऐसे सेक्शन में आप लोअर सिम में काम नहीं करेंगे। डिप्लेयरिंग वो अपर सिम में एक पिलर से अधिक एडवांस करके नहीं रखनी जानी चाहिए, नहीं तो अपर गोफ जो है डायनेमिक हो जाएगा और नीचे वाले सिम में आप काम नहीं कर पाएंगे। इन केस ऑफ स्टोइंग की केस में सीक्वेंस किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पर जो अपर गोफ डायनेमिक होना और एंगल ऑफ ड्रॉ के अंदर नहीं आना, अपर जो फेस है वो एंगल ऑफ ड्रॉ के अंदर नहीं आना, ये दो बातों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। देखिए जब डिप्लेयरिंग करते हैं मल्टी सेक्शन में या कंटिन्यूअस वर्किंग में, तो वहां पर आपको कैसे जो है डिप्लेयरिंग करनी है अपर सेक्शन और लोअर सेक्शन को, उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वर्किंग की दृष्टि से और एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी। ये देखिए ये जो है आपका अपर सेक्शन है और ये आपका मान के चलिए जो मैं कह दिया 9 मीटर की पार्टिंग से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है पार्टिंग 3 मीटर से अधिक है, यानी कि 4 मीटर है, 3 मीटर से अधिक है, ये कह दे रहा हूं बस, 3 मीटर से अधिक है लेकिन 9 मीटर से कम है, पर 9 मीटर से कम है। 3 मीटर से अधिक है पर 9 मीटर से कम है, क्या है पार्टिंग। अब यहाँ पर आपको देखिएगा कि एक दूसरी सीम है दोस्तों जिसमें आप वर्किंग कर रहे हैं, तो यहां पर कहता है कि 3 मीटर से अधिक अगर पार्टिंग है तो ऐसी स्थिति में जो पिलर होगी, मान चलिए कि ये जो है गैलरी है,
और इसी के ऊपर ये आपने एक गैलरी बना करके रखा है, इसी के नीचे जस्ट एक गैलरी बना करके रखा है। अब इसके बाजू वाली जो होगी एक पिलर यहां से यहां तक होगी और ये यहां से यहां तक एक पिलर होगी। इसके पीछे जो है आपकी एक पिलर होगी। अब यहां पर देखिए ये कहता है कि अगर 3 मीटर से अधिक है तो जो अपर सेक्शन की जो पिलर में कटाई है, पिलर में जो ग्रीन ब्लास्टिंग या कोयला निकालने के काम है, वो एक पिलर एडवांस करके चलाया जाएगा। यानी कि फेस जो है यहां पर होगी दोस्तों, फेस जो है यहां पर होगी, FACE यहां पर फेस होगी। तो ये फेस अगर यहां पर है और आप इसमें यहां पर काम कर रहे हैं दोस्तों, एक फेस आपकी लोअर सिम की यहां पर है, तो जो एंगल ऑफ ड्रॉ बनती है, एंगल ऑफ ड्रॉ बनती है उसमें हम लोगों को क्या बनती है, यहां से जब चलेगी ये एंगल ऑफ ड्रॉ, जब हम लोग का ये गोफ अगर है GOAF गोफ है, तो ये जो है यहाँ पर आपकी गोफ जैसा ही होगी, गोफ ही होगा। तो जब यहां से एंगल ऑफ ड्रॉ कीजिएगा तो ऐसे जाती है जो दोस्तों जो सरफेस में ऊपर की ओर जाती है, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनती है वो कहलाती है एंगल ऑफ ड्रॉ। तो देखिएगा ये वाली फेस कभी भी एंगल ऑफ ड्रॉ के अंदर नहीं आती है, लेकिन ये तो हो गए 3 मीटर से अधिक पार्टी, लेकिन एक पिलर से अधिक जो है आपको यहां पर जो है फेस नहीं चलाना है दोस्तों। ये भी कहता है कि फेस जो है एक पिलर से अधिक एडवांस करके आपको नहीं चलाना है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, टोटल ये वाला जो पूरा सेक्शन है गोफ हो जाएगा, और गोफ होने के केस में ये जो है डायनेमिक हो जाएगी दोस्तों, डायनेमिक हो जाएगी, डायनेमिक हो जाएगी, यानी कि बहुत ही भयावह हो जाएगी, जिसके कारण से आप लोअर वाले सेक्शन में इस पिलर का एक्सट्रैक्शन कर पाना संभव नहीं होगा दोस्तों। तो ये एंगल ऑफ ड्रॉ के अंदर पिलर अपर सेक्शन में पिलर को एक पिलर एडवांस करके चलाते हैं, लेकिन एक पिलर से अधिक एडवांस करके नहीं चलाना है। एक पिलर एडवांस करके इसलिए चलाते हैं ताकि अपर जो लोअर सिम का जो एंगल ऑफ ड्रॉ है उसके अंदर में फेस ना आए, पहली बात। दूसरी बात की जो एक पिलर से अधिक एडवांस करके नहीं चलाना है, नहीं तो ज्यादा बड़ा गोफ हो जाएगा, और गोफ अगर ज्यादा बड़ा हो तो डायनेमिक होने से नीचे वाले सेक्शन में काम करना आसान नहीं होगा दोस्तों। ये डिप्लेरिंग के शर्तें हैं दोस्तों, जिसको आप फॉलो करने पर अपना वर्किंग अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रही क्वेश्चन नंबर आपकी कौन सी, जिसकी संबंध में आप मल्टी सेक्शन एंड कंटीन्यूअस वर्किंग की DGMS की सर्कुलर को समझे दोस्तों। तो इसमें आप ये जो कंटीन्यूअस सिम किसे कहते हैं मात्र इतना पूछा हुआ था, लेकिन आपसे यही प्रश्न तो नहीं पूछेगी दोस्तों। इस रेगुलेशन से संबंधित या इस DGMS सर्कुलर से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकती है, इसलिए इस तरीके से प्रिपरेशन करिए दोस्तों, मिश्रा सर माइनिंग क्लासेस की वीडियो को देखते हुए, ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करते हुए दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं दोस्तों। ये रही विच इज नॉट ए PPA, इसमें से कौन सी PPA नहीं है। PPA यानी दोस्तों पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ए हेलमेट, B सेफ्टी शू, C सेफ्टी बेल्ट, D स्टेमिंग रॉड, E गॉगल यानी चश्मे। दोस्तों ए नंबर में हेलमेट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, सेफ्टी शू भी है, जूते भी हैं, सेफ्टी बेल्ट भी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। लेकिन स्टेमिंग रॉड दोस्तों ये ब्लास्टिंग एसेसरीज है दोस्तों, स्टेमिंग रॉड ब्लास्टिंग एसेसरीज है, इसलिए आंसर D को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़िए दोस्तों। गॉगल भी जो है, जो वेल्डर्स होते हैं, वेल्डर होते हैं, वो वेल्डिंग करने के दौरान गॉगल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। टब रिलेयर शैल बी प्रोवाइडेड एट एन इंटरवल ऑफ, टब रिलेयर कितने इंटरवल पर प्रोवाइडेड होते हैं दोस्तों। इस संबंध में कोल माइंस रेगुलेशन कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 92, जो कि कोल माइंस रेगुलेशन 1972 में जो है आपकी उस वीडियो को मैं मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो ये वीडियो लिंक दी हुई है दोस्तों, इस वीडियो लिंक को आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगी कि कितने सेफ्टी डिवाइसेस, कौन कौन सी सेफ्टी डिवाइसेस कहां कहां पर लगाई जाती हैं और उसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पर टब रिलेयर जो कि गिरे हुए गाड़ी को उठाने के लिए काम में आती है, उसको टब रिलेयर कहा जाता है। तो वो 250 मीटर 250 मीटर से अधिक इंटरवल पर नहीं रखी जाएगी दोस्तों। आंसर E को आप टिक लगाते हुए आगे बढ़िएगा दोस्तों। दोस्तों इस लिंक को दबाइएगा, आप देखिएगा कि आपको जो सेफ्टी डिवाइसेस इन हॉलेज रोडवे है वो पूरी वीडियो आपको उसमें समझ में आएगी, टोटल इक्विपमेंट्स को समझाया गया है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 11, वाटर सील इज यूज्ड इन ए स्टॉपिंग। स्टॉपिंग में वाटर सील का उपयोग काहे के लिए किया जाता है, ये पूछ रहा है दोस्तों। ए नंबर, अलाउइंग एक्यूमुलेटेड वाटर बिहाइंड द स्टॉपिंग टू कम आउट, यानी कि स्टॉपिंग के पीछे की जमा हुआ पानी को बाहर आने के लिए ये किया जाता है। बी नंबर में देखिए, अलाउइंग एक्यूमुलेटेड वाटर बिहाइंड द स्टॉपिंग टू कम आउट विदाउट परमिटिंग लीकेज ऑफ एयर और गैस। तो यहां पर कहते हैं दोस्तों कि स्टॉपिंग के पीछे जमा पानी को बाहर आने के लिए तो परमिशन देता ही है, साथ ही जो है विदाउट परमिटिंग लीकेज ऑफ एयर और गैस और एयर को लीकेज होने से भी रोकता है दोस्तों। बिना उसके ये पानी बाहर आती है, गैस और एयर के लीकेज बिना पानी बाहर आती है दोस्तों। यस दोस्तों, यहां पर जो है जो स्टॉपिंग में लगी हुई वाटर सील होती है, गैस और हवा को लीकेज किए बिना पानी को गोफ के अंदर से, सील्ड एरिया से अंदर से बाहर निकालती है दोस्तों। तो ये बी नंबर ही शायद होगी। आगे और पढ़ लेते हैं। प्रिवेंटिंग इनंडेशन ऑफ माइन, माइन के इनंडेशन को प्रिवेंट करती है दोस्तों, बाढ़ को रोकती है दोस्तों। नहीं दोस्तों, नॉट अलाउइंग एक्यूमुलेटेड वाटर बिहाइंड द स्टॉपिंग टू कम आउट, यानी कि स्टॉपिंग के पीछे जो एक्यूमुलेटेड जमा पानी होती है उसको बाहर आने से रोकती है दोस्तों, बाहर न आने के लिए लगाई जाती है। गलत बात है दोस्तों। तो अलाउइंग water from outside the stopping to enter in the gouged out area inside stopping, वाटर को स्टॉपिंग से बाहर आने से अंदर इंटर करने के लिए करती है। आउट एरिया इनसाइड द स्टॉपिंग, इनसाइड स्टॉपिंग से बाहर आने से। अलाउइंग वाटर फ्रॉम आउटसाइड द स्टॉपिंग टू इंटर इन गोफ एरिया, यानी बाहर से अंदर की ओर, गोफ के अंदर जो है जाने के लिए इसको लगाई जाती है दोस्तों। तो यहां पर आंसर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। रेफरेंस में दिखाऊं मैं फायर स्टॉपिंग, आइसोलेशन स्टॉपिंग, जो ईएमटी वॉल्यूम 2 के पेज 4.27 में दी हुई दोस्तों। यहां पर देखिए मैं कट पेस्ट करके रखा हूं कि जो फायर स्टॉपिंग होती है उसमें वाटर गॉज लगी होती है। वाटर गॉज काहे के लिए लगी होती है? प्रेशर मेजरमेंट के लिए दोस्तों, की अंदर की प्रेशर क्या होती है, बाहर की प्रेशर क्या होती है। और जब अंदर की प्रेशर कम रहती है, अंदर की प्रेशर जब ज्यादा रहती है और बाहर की प्रेशर कम होती है, तभी हम लोग सैंपल लेते हैं, क्योंकि अंदर वाली जो हवा है वो हमारे सैंपल में इकट्ठा हो जाती है दोस्तों। तो वाटर गॉज से हम लोग प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। थर्मामीटर से हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं कि अंदर की जो टेम्परेचर है वो कितनी है, आगे की स्थिति कितनी है। सैंपलिंग पाइप है दोस्तों, जो 18 mm डायमीटर का लगी रहती है। इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि सैंपलिंग पाइप अंदर में किस तरीके से रहती है दोस्तों। इसको आप पढ़ करके एमटी वॉल्यूम में आप समझ सकते हैं कि सैंपलिंग पाइप 18 mm डायमीटर विथ ए वाल्व फॉर कलेक्टिंग सैंपल ऑफ एयर फ्रॉम बिहाइंड द स्टॉपिंग। स्टॉपिंग के पीछे के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए ये एक वाल्व होती है 18 mm डायमीटर का के साथ। तो द सैंपलिंग पाइप शुड पास थ्रू द temporary stopping and should extend about 3 meter beyond it towards the fire side। फायर साइड में 3 मीटर की ओर, बाहर की ओर 3 मीटर अंदर की ओर जो है निकली रहती है फायर साइड में। वन डिजाइन of sampling pipe consists of 5 centimeter diameter pipe 1.5 meter long। जो एक वन डिजाइन ऑफ सैंपलिंग पाइप कंसिस्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर, ये जो है 5 सेंटीमीटर डायमीटर की एक अलग पाइप रहती है जो कि 1.5 मीटर लंबी रहती है। तो ये ग्राउटेड इन ए स्टॉपिंग में ग्राउट की एंड प्रोवाइडिंग at its out by end with a socket which takes a brass plug to the brass plug। It is fitted a 6 mm diameter copper tube in 2 meter length screwed together। The copper tube extend in by the stopping to a minimum of 4.5 meter and supported by a brick pillar। brick pillar द्वारा supported होती है। तो ये रही सैंपलिंग पाइप दोस्तों, जो कि यहाँ पर एक चौथे नंबर में एक और इंस्ट्रूमेंट कहता है क्या चीज, 50 mm डायमीटर एमएस पाइप रहती है विथ प्लग फॉर रिकॉर्डिंग टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर बिहाइंड द स्टॉपिंग। स्टॉपिंग के पीछे की टेम्परेचर को निकालने के लिए एक पाइप लगी रहती है दोस्तों थर्मामीटर के साथ साथ। ये वाटर सील दिया हुआ है दोस्तों, जिसमें ये पिक्चर दी हुई है, आप पिक्चर को समझिएगा। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, ये जो है दिखाया हुआ है यहाँ पर, ऊपर से समझते हैं दोस्तों।
दोस्तों कि ये ऊपर में थर्मामीटर है, यहाँ पर सिग्नेचर प्लेट है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जो है सैंपल पाइप है और यहाँ पर नंबर प्लेट है, यहाँ पर वाटर सील है, नीचे में वाटर सील लगी होती है दोस्तों। तो ये इसका साइड व्यू है दोस्तों, जो कि सैंपलिंग पाइप ऊपर में लगी हुई है और ये फायर साइड है जो कि आग लगे हुए क्षेत्र को घेरा गया है, और ये वाटर सील है जिसकी फंक्शन को जो है हम लोग आप लोग देखे दोस्तों। तो ये रही क्या चीज, वाटर सील, और उसमें जो फायर स्टार्ट में अन्य इंस्ट्रूमेंट जो लगे रहते हैं उसकी। अब नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन 12 रहा, मैन होल सेल बी प्रोवाइडेड अलोंग द हॉलेज रोडवे हैविंग ग्रेडियंट लेस देन 1/6 ऑफ माइन एट एन इंटरवल ऑफ, यानी कि एक मैन होल जो प्रोवाइड की जाती है हॉलेज रोडवे में, वो ग्रेडियंट जब 1/6 से लेस देन हो, कम हो, यानी 1/7 हो, 1/8 हो, लेस देन का मतलब यही होता है दोस्तों, 1/8 हो, 1/10 हो, तो उस केस में जो मैन होल बनाए जाएंगे वो कितने इंटरवल पर बनाए जाएंगे दोस्तों। ए नंबर 5 मीटर, बी नंबर 10 मीटर, सी नंबर 20 मीटर, डी नंबर 45 मीटर, ई नंबर 15 मीटर। दोस्तों इस संबंध में मैं हॉलेज रोडवे की जो वीडियो है रेगुलेशन जो 92 है उसमें मैं ये चीज बता चुका हूं, जिसकी वीडियो में जो 9 मिनट 10 सेकंड पर जो वीडियो दिखाती है दोस्तों, 20 मिनट 43 सेकंड की टोटल वीडियो है हॉलेज रोडवे की, जिसमें 9 मिनट 10 सेकंड पर वीडियो आप देखिएगा इस लिंक के थ्रू, तो आपको दिखाई देगी कि मैन होल का कंस्ट्रक्शन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। तो ये 20 मीटर के इंटरवल पर जब 1/6 से कम ग्रेडियंट होगी तो 20 मीटर के इंटरवल पर बनाई जाएगी। आंसर सी को टिक लगाते हुए आगे बढ़ती है दोस्तों। साथ ही 1/6 से जब अधिक होती है ग्रेडियंट, उसमें मैं बताया हूं कि 1/6 से अधिक ग्रेडियंट होती है तो वो 10 मीटर के इंटरवल पर बनाई जाती है, और 10 मीटर से अधिक इंटरवल पर नहीं बनाई जाएगी दोस्तों। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, अनलेस अदरवाइज परमिटेड, जब तक परमिशन नहीं कहती है, व्हाट इज द लाइफ ऑफ वाइंडिंग रोप, परमिशन के बिना आप कितने साल तक वाइंडिंग रोप का उपयोग करेंगे दोस्तों। तो इस संबंध में 85 रेगुलेशन जो वाइंडिंग रोप एक्सेट्रा का है उसमें 4A में मेंशन किया हुआ है दोस्तों। ए नंबर 0.5 ईयर, बी नंबर 1 ईयर, सी नंबर 1.5 ईयर, डी नंबर 2 ईयर, ई नंबर 3.5 ईयर दोस्तों। तो यहाँ पर 3.5 ईयर ही राइट आंसर होगा दोस्तों। 4A को जब आप पढ़िएगा, नो वाइंडिंग रोप which has been in use of more than 3.5 year, यही प्रश्न पूछी है दोस्तों। shall be used for winding purpose के लिए जो यूज की जाती है। यहाँ पर प्रोवाइडेड में ये लिखता है दोस्तों कि उसकी पीरियड को एक्सटेंशन किया जा सकता है चीफ इंस्पेक्टर की अनुमति से, उसी को लिखा हुआ है ऊपर में, अनलेस अदरवाइज परमिटेड दोस्तों। तो ये रही क्वेश्चन नंबर 13, जिसका आंसर ई को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ब्रेक्स ऑफ वाइंडिंग इंजन सेल बी टेस्टेड वंस इन 7 days बाई पासिंग द रोप एट ए स्पीड नॉट एक्सीडिंग। जो वाइंडिंग इंजन की ब्रेक होती है दोस्तों, उसको जो 7 दिन में कम से कम एक बार टेस्ट करने का जो प्रोविजन रहता है, उसमें वाइंडिंग रोप को कितने स्पीड पर चला करके टेस्ट करने का रखा गया है दोस्तों, जो कि उससे अधिक स्पीड पर नहीं चलानी है। तो ए नंबर कहता है ऑप्शन 1.5 मीटर, बी नंबर 4.5 मीटर पर सेकंड, सी नंबर 1 मीटर पर सेकंड, डी नंबर 2.5 मीटर पर सेकंड, ये नन ऑफ दिस कहता है दोस्तों। तो इस समय में देखिएगा तो 1 मीटर पर सेकंड जब वीकली सप्ताह में एक बार टेस्ट की जाती है तो 1 मीटर पर सेकंड से अधिक स्पीड नहीं होनी चाहिए दोस्तों, जिसके संबंध में रेगुलेशन 88(1)(b) में मेंशन किया हुआ है। 88 में लिखा हुआ है एग्जामिनेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट दोस्तों। तो 1B में आप देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है कि वीकली वाले टेस्ट में कि वाइंडिंग रोप पासिंग एट ए स्पीड नॉट मोर देन 1 मीटर पर सेकंड, यही प्रश्न पर पूछी है दोस्तों। इसके अलावा जो डेली टेस्ट करने की बात है वाइंडिंग इंजन इक्विपमेंट, डेली क्या क्या टेस्ट करते हैं दोस्तों, अटैचमेंट ऑफ वाइंडिंग रोप टू द ड्रम से जो वाइंडिंग रोप का अटैचमेंट होता है उसको चेक करना है दोस्तों, पहला नंबर में। दूसरा नंबर में डेप्थ इंडिकेटर काम अच्छे से कर रही है कि नहीं दोस्तों, उसको चेक करना है। एवरी पार्ट ऑफ सस्पेंशन गियर मैं बता चुका हूं दोस्तों कि रोप केबल, डी लिंक, सेफ्टी हुक के साथ डी लिंक नीचे में रहती है, और चेन और जो है आपका केज रहता है। तो ये जो पार्ट है दोस्तों सस्पेंशन गियर कहलाती है, जिसकी लाइफ जो है 10 ईयर कहा जाता है दोस्तों। तो उसको चेक करनी है दोस्तों सस्पेंशन गियर को।
केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वीनियंस, जो केज या अन्य कन्वीनियंस का साधन है उसको चेक करना है, उसके गेट को चेक करना है। एवरी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द वाइंडिंग एपरेटस के एवरी पार्ट को चेक करना है। ये हो गई डेली। और ब्रेक को, वाइंडिंग इंजन के ब्रेक को चेक करना है दोस्तों। तो यहां पर हो गई डेली चेक करने की, वीकली चेक करने की। ये पहला नंबर तो हम लोग पढ़ ही चुके थे। सेकंड नंबर में कहता है द एक्सटर्नल पार्ट, वीकली जो कम से कम 7 दिन में एक बार चेक करना है। उसमें एक और बात कहती है एक्सटर्नल पार्ट ऑफ वाइंडिंग इंजन, वाइंडिंग इंजन के एक्सटर्नल पार्ट को चेक करनी है। यहां डेली में एवरी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ वाइंडिंग एपरेटस तो चेक करनी ही है, वाइंडिंग एपरेटस के एक्सटर्नल पार्ट को चेक करनी, साथ ही वीकली भी आपको चेक करनी है एक्सटर्नल पार्ट ऑफ वाइंडिंग इंजन। द गाइड्स, जो केज के कॉर्नर पर जो गाइड रहते हैं, गाइड रोप रहते हैं, जिसके सहारे जो डोली है, केज है, ऊपर नीचे आती है, उसको गाइड रोप बोला जाता है। उस गाइड को भी जो है चेक करनी है। सिग्नलिंग अरेंजमेंट जो लगी रहती है शाफ्ट में, वो सही काम कर रही है कि नहीं, उसको वीकली चेक करनी है दोस्तों। तो ये वीकली चेक करनी हो गई, डेली चेक करनी हो गई। अब मंथली पर आते हैं दोस्तों कि वाइंडिंग इंजन इक्विपमेंट के मंथली में क्या चेक करना है। देखिए पहला नंबर में कहता है कि वाइंडिंग रोप को चेक करनी है जब वो स्पीड 0.5 मीटर पर सेकंड से अधिक नहीं रहती है, तब करके हम लोग उसको वाइंडिंग रोप को चेक करते हैं। फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए रोप शैल बी क्लीन्ड और ग्रीस और डर्ट से उसको साफ करके रोप को चेक किया जाता है दोस्तों, ताकि उसमें कोई ब्रिकेज, कोई क्रैक अगर नजर आती है, कोई टूट फूट नजर आती है तो उसको देखा जा सके दोस्तों। तो ये एट इंटरवल नॉट मोर देन 30 मीटर, ये 30 मीटर इंटरवल पर डाउन करेंगे और फिर जो है हम लोग हर 30 मीटर के इंटरवल पर इस तरह से हम लोग चेक करते जाते हैं दोस्तों वाइंडिंग रोप को। थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रोप, पूरे रोप की लेंथ में चेक करनी है दोस्तों। अब कहता है रिडक्शन ऑफ रोप डाया, कहीं पर अगर डाया की रिडक्शन हुई है, डायमीटर कम हुई है, शैल बी नोटेड बाय द मेजरमेंट, वो स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स जो इस्तेमाल करते हैं उसकी सहायता से हम रोप की डायमीटर को चेक करते हैं दोस्तों। ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ क्रेक को चेक करते हैं, वियर एंड टियर, घिसाव को चेक करते हैं, कोरोजन को चेक करते हैं, बिटलनेस को चेक करते हैं, फ्रैक्चर को चेक करते हैं। ऑन द वायर शैल बी नोटेड एट सच प्लेसेस, वायर के किसी भी जगह पर ऐसी सिम्टम दिखाई देने पर उसको नोट करना है दोस्तों। अब ईयरली में कंडीशन ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ वाइंडिंग इंजन के इंटरनल पार्ट को, बाकी समय में वीकली और मंथली जो करते हैं आप उसमें एक्सटर्नल पार्ट को चेक करते हैं, लेकिन ईयरली जो है इंटरनल पार्ट को चेक करनी है दोस्तों। नोट में लिखा हुआ है ए रिपोर्ट ऑफ एवरी सच एग्जामिनेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन ए बाउंड पेज बुक एंड साइंड एंड डेटेड बाय द पर्सन मेकिंग द एग्जामिनेशन। खासकर फोरमैन जब इसकी करते हैं तो उसकी रिपोर्ट को बाउंड पेज बुक में लिखना है, साइन करना है, डेट डालना है दोस्तों। इफ एनी डिफेक्ट और वीकनेस इज नोटेड, अगर कोई भी वीकनेस नोट की जाती है तो उसको रिपोर्ट करना है दोस्तों। तो इस तरह से ब्रेक्स ऑफ वाइंडिंग इंजन का टेस्ट रेगुलेशन 88 में हम लोग देख लिए, जो कि वीकली में 1 मीटर पर सेकेंड और हम लोगों को मंथली में 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला करके वाइंडिंग रोप को चेक करना है दोस्तों। ये रही मिश्रा सर माइनिंग वीडियो क्लास की मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो, जिसको जो है आप दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और लाइक और कमेंट के साथ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो जाती है मिश्रा सर माइनिंग क्लास में तो वो आप तक पहुंच सके, आपके नोटिफिकेशन में इंडिकेशन दे सके। और इस वीडियो का फायदा उठाते हुए आप डीजीएमएस की जो एग्जाम 12 से 16 दिसंबर के बीच में होने वाली है, उस एग्जाम को पास करके सर्टिफिकेट गेन कर सकें, अपनी प्रमोशन को सिक्योर कर सकें दोस्तों। साथ ही एमटी, गेट, ओवरमैन, माइनिंग सरदार की जो वैकेंसी निकलती है उसकी परीक्षा को पास करके अपनी जॉब को सिक्योर कर सकें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।